आज हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरणों में से किसमें आप मोशन को महसूस कर सकते हैं? चिड़िया का उड़ना, चिड़िया हवा में उड़ रही है इसलिए मोशन है। रुकी हुई ट्रेन, ट्रेन रुकी हुई है इसलिए मोशन नहीं है। हवा में उड़ते हुए पत्ते, पत्ते हवा में उड़ रहे हैं इसलिए मोशन है। पहाड़ पर पड़ा हुआ पत्थर, पत्थर पहाड़ पर पड़ा हुआ है इसलिए मोशन नहीं है। हम रोज अपने आसपास बहुत सी चीजें हिलती डुलती देखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सीधा मोशन नहीं दिखाई देता, जैसे हवा चलना। क्या तुम और भी मोशन के एग्जाम्पल सोच सकते हो जो यहाँ दिए गए एग्जाम्पल्स के अलावा हैं? मोशन के अन्य उदाहरण हैं सड़क पर चलती हुई कार, नदी में बहता हुआ पानी, झूले पर झूलता हुआ बच्चा, घड़ी की चलती हुई सुइयां, घूमता हुआ पंखा, आसमान में चलते हुए बादल, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद, चलता हुआ इंसान। थिंक अबाउट इट। शीतल पहले अपनी दोस्त संगीता के घर गई, फिर स्कूल पहुंची। प्रशांत सीधा अपने घर से स्कूल चला गया। दोनों एक ही स्पीड से चले। कौन स्कूल जल्दी पहुंचेगा? क्यों? प्रशांत जल्दी स्कूल पहुंचेगा क्योंकि उसने सबसे छोटा और सीधा रास्ता लिया। शीतल ने लंबा रास्ता लिया क्योंकि उसने संगीता के घर पर रुकने के बाद स्कूल गई, इस वजह से उसे ज्यादा टाइम लगा। क्या टोटल डिस्टेंस और 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस अलग होते हैं? ये डिफरेंस क्या है? हाँ, ये दोनों अलग होते हैं। टोटल पाथ जो कवर किया जाता है उसे डिस्टेंस कहते हैं, जबकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बीच का सबसे सीधा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। की कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस वो टोटल लेंथ है जो एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते वक्त कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा सीधा रास्ता होता है। यूज योर ब्रेन पावर। हर सुबह स्वराली एक सर्कुलर फील्ड के एज पर वॉक करती है जिसका रेडियस 100 मीटर्स है। अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया? उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया जाता है फॉर्मूला से। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। क्योंकि रेडियस r 100 मीटर्स है, डिस्टेंस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इक्वल 628 मीटर्स। तो स्वराली ने 628 मीटर्स वॉक किया। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बीच होती है। क्योंकि स्वराली अपने स्टार्टिंग पॉइंट ए पर वापस आ जाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स होगा। एक कार पॉइंट पी से स्टार्ट करती है, पॉइंट क्यू तक ट्रैवल करती है और फिर वापस पॉइंट पी पर आती है। कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पहले कार पी से क्यू तक ट्रैवल करती है जो कि 360 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। फिर कार क्यू से पी वापस आती है जो कि 360 मीटर्स और कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा 360 प्लस 360 इक्वल 720 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बीच होती है। क्योंकि कार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पी पर वापस आ जाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स होगा। स्पीड और वेलोसिटी। वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड साइज होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूलाज। स्पीड, स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। स्पीड एक ऑब्जेक्ट की फास्टनेस को डिफाइन करता है बिना डायरेक्शन का ध्यान दिए। इसका यूनिट मीटर्स पर सेकेंड या सेंटीमीटर्स पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड होती है। ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका यूनिट मीटर्स पर सेकेंड या सेंटीमीटर्स पर सेकेंड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। 1. स्पीड और वेलोसिटी का सेम यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड एसआई सिस्टम में और सेंटीमीटर्स पर सेकेंड सीजीएस सिस्टम में। 2. स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है
जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। 3. अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बिना डायरेक्शन चेंज किए तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, नहीं तो दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। एग्जाम्पल कैलकुलेशन। शीतल का रूट डिस्टेंस शीतल के घर से संगीता के घर तक इक्वल्स 500 मीटर्स। डिस्टेंस संगीता के घर से स्कूल तक इक्वल्स 1200 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स 1700 मीटर्स। स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट शीतल के घर से स्कूल तक इक्वल्स 1300 मीटर्स। टाइम टेकन शीतल के घर से संगीता के घर तक 5 मिनट्स, संगीता के घर से स्कूल तक 24 मिनट्स। टोटल टाइम इक्वल्स 29 मिनट्स। स्पीड और वेलोसिटी का कैलकुलेशन। पाथ ए संगीता के घर तक की स्पीड इक्वल्स 500 मीटर्स डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स विच इक्वल्स 100 मीटर्स पर मिनट। पाथ बी स्कूल तक की स्पीड equals 1200 meters divided by 24 minutes, which equals 50 meters per minute. Average speed, total distance divided by total time, 1700 meters divided by 29 minutes, which equals 58.6 meters per minute. Velocity displacement divided by time, 1300 meters divided by 29 minutes, which equals 44.83 meters per minute. इस तरह शीतल की वेलोसिटी 44.83 मीटर्स पर मिनट होती है, जो उसकी एवरेज स्पीड से कम होती है, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कंसिडर करती है, पूरा पाथ नहीं। इफेक्ट ऑफ स्पीड और डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। सचिन एक मोटरबाइक चला रहा है। चलो देखें कि उसकी मोटरसाइकिल की वेलोसिटी अलग अलग सिचुएशंस में कैसे चेंज होती है। 1. क्या होता है अगर मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ती या कम होती है लेकिन डायरेक्शन सेम रहती है? वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, अगर स्पीड कम होती है तो वेलोसिटी भी कम होगी। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन सेम है, मोटरसाइकिल वही पाथ फॉलो करती रहेगी। 2. क्या होता है जब सचिन मोटरसाइकिल टर्न करता है, क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेंगी? अगर सचिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे लेकिन स्पीड सेम रखे तो वेलोसिटी चेंज होगी। यह इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है। चाहे स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। 3. क्या होता है अगर सचिन स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करे जब वो टर्न ले रहा हो? अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं तो वेलोसिटी ज़रूर चेंज होगी। यही सबसे कॉमन सिनारियो होता है जब मोटरसाइकिल टर्न लेती है। यूजुअली स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं। डिड यू नो? सबसे पहले स्पीड को डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के रूप में मेजर करने वाले साइंटिस्ट गैलीलियो थे। ड्राई एयर में साउंड की स्पीड 343.2 मीटर्स पर सेकेंड होती है। लाइट की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड होती है। अर्थ सन के अराउंड 29,770 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अमर, अकबर और एंथनी अलग अलग कार्स अलग स्पीड्स पर चला रहे हैं। नीचे दिए गए टेबल में दिखाया गया है कि हर एक इंसान ने अलग अलग टाइम्स पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 1. अमर, अकबर और एंथनी के रिकॉर्डेड डिस्टेंसेस के बीच का टाइम गैप कितना है? डिस्टेंसेस हर 30 मिनट्स पर रिकॉर्ड किए गए हैं। 2. किसने हर बार इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रैवल किया है? अमर और एंथनी ने हर 30 मिनट्स में बराबर डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स और 14 किलोमीटर्स हर बार ट्रैवल किया है। इसका मतलब है कि अमर और एंथनी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। 3. क्या अकबर ने फिक्स टाइम इंटरवल्स में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया है? नहीं, अकबर का डिस्टेंस हर टाइम इंटरवल में वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि अकबर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। 4. तीनों के कवर्ड डिस्टेंसेस को देखकर तुम उनकी स्पीड्स के बारे में क्या कह सकते हो? अमर और एंथनी की स्पीड यूनिफॉर्म है क्योंकि वो हर 30 मिनट्स में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अकबर की स्पीड्स नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वे सेम टाइम इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। एक्सेलरेशन। चलो ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करें। एक 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब लो और उसे लेंथवाइज 2 पार्ट्स में काट लो। एक हाफ लो और उसका एक एंड ग्राउंड पर रखो और दूसरा एंड थोड़ी हाइट पर होल्ड करो जैसे फिगर में दिखाया गया है। एक छोटी बॉल लो और उसे चैनल के ऊपर वाले एंड से रिलीज करो। ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे बॉल नीचे रोल करती है उसकी स्पीड कैसे चेंज होती है। क्या स्पीड हर पॉइंट पर सेम है?
देखो कि स्पीड कैसे चेंज होती है जब बॉल टॉप से मिडिल और फिर बॉटम तक आती है। अंडरस्टैंडिंग एक्सेलरेशन। अगर तुमने कभी पार्क में स्लाइड पर खेला हो तो तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम टॉप से स्टार्ट करते हो तुम्हारी स्पीड स्लो होती है, मिडिल तक आते आते स्पीड बढ़ने लगती है। जब तुम बॉटम तक पहुंचकर स्टॉप करते हो तुम्हारी स्पीड 0 हो जाती है। इस स्पीड के टाइम के साथ चेंज होने को एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u हो और कुछ टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाए तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स v माइनस u डिवाइडेड बाय t। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। 1. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स में सेम अमाउंट से बढ़ती या कम होती है। एग्जाम्पल, एक कार जो स्टेडी स्पीड इंक्रीज कर रही हो। 2. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट अमाउंट से चेंज होती है। एग्जाम्पल, एक कार जो ट्रैफिक में चल रही हो, कभी रुक रही हो और कभी स्पीड अप हो रही हो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट के स्पीड के टाइम के साथ चेंज होने के बेसिस पर उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मोशन के सेम डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल, एक कार जो हाईवे पर तेज चलने लगती है। 2. नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसे डिसेलरेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल, एक बाइसिकल जो स्टॉप होने से पहले धीरे होने लगती है। 3. जीरो एक्सेलरेशन, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर मूव करे बिना स्पीड चेंज किए तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। एग्जाम्पल, एक कार जो स्टेडी स्पीड से 60 किलोमीटर पर चल रही हो बिना तेज या स्लो हुए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नीचे दी गई टेबल एक कार के इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किए गए डिस्टेंसेस को शो करती है। इस इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें। टाइम इन सेकेंड्स एक्स एक्सिस पर होगा, डिस्टेंस इन मीटर्स वाई एक्सिस पर होगा। क्योंकि कार इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर करती है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये दिखाता है कि कार कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। यूज योर ब्रेन पावर। क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या इंडिकेट करता है? आंसर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड रिप्रेजेंट करता है। स्टीपर स्लोप हायर स्पीड, फ्लैटर स्लोप लोअर स्पीड, हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो स्लोप, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नीचे दी गई टेबल एक बस के इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किए गए डिस्टेंसेस को शो करती है। इस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें। टाइम इन सेकेंड्स एक्स एक्सिस पर होगा, डिस्टेंस इन मीटर्स वाई एक्सिस पर होगा। क्योंकि बस डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसके बजाय ग्राफ कर्व्ड लाइन होगा जो दिखाएगा कि स्पीड चेंज हो रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है और ये मोशन 5 आवर्स तक कंटिन्यू होता है। क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस। 1. ग्राफ यूज करके ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेन ने 2 और 4 आवर्स के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ग्राफ में वेलोसिटी इक्वल्स 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम बिटवीन 2 and 4 hours equals 4 minus 2, which equals 2 hours. तो distance equals 60 multiplied by 2, which equals 120 kilometers. Explanation. Distance covered velocity time graph के 2 और 4 hours के बीच वाले एरिया के इक्वल होता है। ये एरिया एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है और रेक्टेंगल का एरिया ही टोटल डिस्टेंस बताता है। 2. क्या 2 और 4 hours के बीच डिस्टेंस कवर्ड का ग्राफ के किसी शेप से रिलेशन है? ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या होगी? हाँ, 2 और 4 आवर्स के बीच डिस्टेंस कवर्ड ग्राफ के अंदर एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता है। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
क्योंकि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी 60 किलोमीटर्स पर आवर पर चल रही है तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 60 माइनस 60 क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन इक्वल्स 0। एक्सप्लेनेशन, ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि उसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नीचे दी गई टेबल दिखाती है कि एक कार की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर में दिखाता है। वेलोसिटी हर बराबर टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है। इसका मतलब कार एक कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट कर रही है। इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हर 5 मिनट्स में वेलोसिटी कितनी चेंज होती है। क्योंकि टेबल में डेटा सेकंड्स में दिया गया है तो पहले 5 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल्स 300 सेकंड्स। टेबल में वेलोसिटी हर 5 सेकंड्स में 8 मीटर्स पर सेकंड से इंक्रीज होती है तो 300 सेकंड्स में वेलोसिटी चेंज होगी। ओपन पैरेंथेसिस 8 मीटर्स पर सेकंड पर 5 सेकंड्स क्लोज पैरेंथेसिस मल्टीप्लाइड बाय ओपन पैरेंथेसिस 300 डिवाइडेड बाय 5 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 480 मीटर्स पर सेकंड। 2. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। 3. नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग शेप्स का हो सकता है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस कैलकुलेशन। ग्राफ से हम कार के 10 सेकंड से 20 सेकंड्स के बीच कवर किया गया डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी एट 10 seconds equals 16 meters per second. Velocity at 20 seconds equals 32 meters per second. इस इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी ओपन पैरेंथेसिस 32 plus 16 क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 2 equals 24 meters per second. टाइम इंटरवल equals 10 seconds तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा 24 multiplied by 10 equals 240 meters. डिस्टेंस कवर्ड को ग्राफ के क्वाड्रेंगल ABCD का एरिया फाइंड करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। Equations of motion using the graphical method. न्यूटन ने स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर्मुलेट की। ये इक्वेशंस एक ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती हैं जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। मान लो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी सिंबल u से रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ टाइम सिंबल t के बाद एक्सेलरेशन सिंबल a की वजह से ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी सिंबल v तक पहुंचता है। इस मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सिंबल s होता है जो कि 3 इक्वेशंस फॉलो करता है। 1. वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये इक्वेशन दिखाता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। 2. डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। Displacement equals initial velocity multiplied by time plus 1 divided by 2 multiplied by acceleration multiplied by time squared. ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है जिसमें एक्सेलरेशन का इफेक्ट भी कंसिडर किया गया है। 3. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यह इक्वेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करती है बिना टाइम को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए। अब चलो इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन रिलेटिंग वेलोसिटी एंड टाइम। फिगर 1.9 दिखाता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। ऑब्जेक्ट ग्राफ के पॉइंट डी से स्टार्ट होता है इनिशियल वेलोसिटी सिंबल u के साथ। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है और कुछ टाइम सिंबल t के बाद ये पॉइंट b पर फाइनल वेलोसिटी सिंबल v तक पहुंचता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स od, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स oc, टाइम टेकन इक्वल्स oe। डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन एक्सेलरेशन सिंबल a दिया जाता है फॉर्मूला से एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। a इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिनोमिनेटर टाइम। A equals open parenthesis OC minus OD, close parenthesis and denominator T। क्योंकि CD equals A multiplied by T तो हम लिख सकते हैं OC minus OD equals CD। अब एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो जो B से पास हो रही हो। ये लाइन x एक्सिस को E पर मीट करती है। एक और लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो जो D से पास हो।
ये लाइन BE को A पर मीट करती है। ग्राफ से BE इक्वल्स AB प्लस AE, क्योंकि AB इक्वल्स CD और AE इक्वल्स OD, तो V इक्वल्स CD प्लस OD। V इक्वल्स मल्टीप्लाइड बाई T प्लस U। रीअरेंज करने पर V इक्वल्स U प्लस A मल्टीप्लाइड बाई T। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो दिखाती है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा हो। इक्वेशन रिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मान लो एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिंबल A के साथ मूव कर रहा है और टाइम सिंबल T में डिस्टेंस सिंबल S कवर करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 1.9 से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्वाड्रेंगल DOEB के एरिया के बराबर होता है। S इक्वल्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB। ये क्वाड्रेंगल एक रेक्टेंगल DOEA और एक ट्रायंगल DAB से बना है, तो S इक्वल्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। Using the formulas for area, S equals open parenthesis AE multiplied by OE close parenthesis plus open parenthesis 1 divided by 2 multiplied by AB multiplied by DE close parenthesis. Substituting values, AE equals U जो कि initial velocity represent करता है, OE equals T जो कि time represent करता है, DA equals T क्योंकि ये OE के बराबर है, AB equals A multiplied by T क्योंकि AB equals CD from the previous derivation। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। S equals U multiplied by T plus 1 divided by 2 multiplied by A multiplied by T multiplied by T। Simplifying, S equals U multiplied by T plus 1 divided by 2 multiplied by A multiplied by T squared। यह न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन दिखाता है। इक्वेशन रिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 1.9 से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सिंबल S कैलकुलेट कर सकते हैं जो टाइम सिंबल T में कवर होता है। इसके लिए क्वाड्रिलैटरल DOEB का एरिया यूज करेंगे। क्योंकि DOEB एक ट्रेपीजियम है तो इसका एरिया फॉर्मूला लगाएंगे। S equals 1 divided by 2 multiplied by sum of parallel sides multiplied by distance between them। क्योंकि OD equals U जो कि इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, BE equals V जो कि फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, OE equals T जो कि टाइम रिप्रेजेंट करता है। इन वैल्यूज को फॉर्मूला में यूज करते हैं। S equals 1 divided by 2 multiplied by open parenthesis OD plus B close parenthesis multiplied by OE। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर S equals 1 divided by 2 multiplied by open parenthesis U plus V close parenthesis multiplied by T। ये इक्वेशन 2 कहलाता है। Substituting time, T, acceleration symbol A के फॉर्मूला से A equals V minus U divided by T। रीअरेंज करने पर T equals open parenthesis V minus U close parenthesis divided by A। यह इक्वेशन 3 कहलाता है। Deriving the third equation of motion, इक्वेशन 3 का T इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। S equals 1 divided by 2 multiplied by open parenthesis U plus V close parenthesis multiplied by V minus U divided by A। Simplifying, S equals open parenthesis U plus V close parenthesis multiplied by open parenthesis V minus U close parenthesis divided by 2A। दोनों साइड्स को 2A से मल्टीप्लाई करते हैं। 2as equals open parenthesis V plus U close parenthesis multiplied by open parenthesis V minus U close parenthesis। Algebraic identity open parenthesis A plus B close parenthesis multiplied by open parenthesis A minus B close parenthesis equals A squared minus B squared यूज करते हैं। 2as equals V squared minus U squared। रीअरेंज करने पर V squared equals U squared plus 2as। ये न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन दिखाता है। ऑलवेज रिमेंबर, वेलोसिटी टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होती है। यह चेंज स्पीड या डायरेक्शन के चेंज होने से या दोनों के साथ हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स ट्राई दिस। क्लॉक के सेकेंड हैंड के टिप को देखो। क्या तुम बता सकते हो कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? क्लॉक के सेकेंड हैंड की स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है।
जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के और एग्जाम्पल सोच सकते हो? ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। एक स्क्वायर पाथ ड्रॉ करो। पेंसिल का टिप स्क्वायर के किसी भी एक साइड के मिडिल पर रखो और पूरा पाथ ट्रेस करो। काउंट करो कि कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है जब तुम स्क्वायर कंप्लीट करते हो। यही एक्सपेरिमेंट एक पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन के साथ रिपीट करो और हर शेप के लिए डायरेक्शन चेंज होने की काउंट करो। सोचो कि अगर साइड्स का नंबर बढ़ता रहे तो क्या होगा? जब साइड्स इन्फिनिट हो जाती हैं तो शेप एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन: जैसे जैसे साइड्स का नंबर बढ़ता है, डायरेक्शन चेंज करने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। जब साइड्स इन्फिनिट हो जाती हैं तो मोशन सर्कुलर हो जाता है और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज होती है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है चाहे स्पीड सेम रहे। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन: एक पत्थर जो एक स्ट्रिंग से बंधा हो और सर्कल में घूम रहा हो। बाइसिकल के व्हील का एक पॉइंट जब वो आगे बढ़ रहा हो। फॉर्मूला फॉर स्पीड इन सर्कुलर मोशन: अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस सिंबल r है और एक फुल राउंड कंप्लीट करने में टाइम सिंबल t लेता है तो उसकी स्पीड सिंबल v कैलकुलेट करने का फॉर्मूला: स्पीड इक्वल सर्कम्फ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सर्कल का सर्कम्फ्रेंस होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय r, तो v इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय t। यहाँ r इक्वल सर्कुलर पाथ का रेडियस है। Determining the direction of velocity in uniform circular motion. Let's try this. एक सर्कुलर डिस्क लो और एक कॉइन को उसके एज के किसी भी पॉइंट पर रख दो। डिस्क को स्पिन करो एक पिन को उसके सेंटर में डालकर। रोटेशन की स्पीड बढ़ाओ और देखो कॉइन के साथ क्या होता है। कॉइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्क से बाहर निकल जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो लेकिन कॉइन को डिस्क के डिफरेंट पॉइंट्स पर रखकर। ऑब्जर्व करो कि कॉइन किस डायरेक्शन में मूव करता है जब वो डिस्क से निकलता है। What happens? कॉइन उस टैंजेंट डायरेक्शन में निकलता है जहां उसका लास्ट कांटेक्ट डिस्क के साथ था। टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है और उस पॉइंट पर रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब है कि कॉइन जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन के टैंजेंट के अलोंग वो निकलता है। क्योंकि कॉइन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था इसलिए उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही थी। सम एग्जांपल्स: एक बॉल जो एक स्ट्रिंग से बंधा हो और स्पिन हो रहा हो। अगर स्ट्रिंग को रिलीज किया जाए तो बॉल टैंजेंट डायरेक्शन में निकलता है। एक इंसान जो एक फास्ट मूविंग मैरी गो राउंड से जंप करे तो वो टैंजेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। ये चीजें क्यों होती हैं? 1. एक स्टिल ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए। 2. एक फोर्स जो एक बुक उठाने के लिए काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि वो एक टेबल उठाने के लिए भी काफ़ी हो। 3. जब ट्री की ब्रांचेस को हिलाया जाता है तो फ्रूट्स गिर जाते हैं। 4. एक फ़ैन तब भी कुछ देर तक घूमता रहता है जब उसे स्विच ऑफ कर दिया जाए। एक्सप्लेनेशन: ऑब्जेक्ट स्टिल रहते हैं जब तक उन्हें कोई फोर्स मूव न करे। यह इनर्शिया की वजह से होता है। एक बुक उठाना वर्सेस एक टेबल उठाना। टेबल का मास ज़्यादा है, इसका मतलब उसको उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। जब ब्रांच को हिलाया जाता है तो फ्रूट्स गिर जाते हैं। ब्रांच मूव करती है पर फ्रूट्स मोशन को रेजिस्ट करते हैं और गिर जाते हैं। फैन स्विच ऑफ होने के बाद भी रोटेट करता है। ये इनर्शिया की वजह से रुकने का विरोध करता है जब तक फ्रिक्शन उसे धीरे ना करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक ग्लास लो और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखो। फिर एक 5 रुपये कॉइन को उस कार्डबोर्ड के ऊपर रखो। अब तेजी से अपनी फिंगर्स से कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करो और देखो क्या होता है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या तुमने कभी टग ऑफ वॉर खेला है? अगर दोनों टीम्स रोप को इक्वल फोर्स से खींचती हैं तो रोप वहीं पर रहता है क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन अगर एक टीम दूसरी टीम से ज़्यादा जोर लगाती है तो रोप स्ट्रॉन्ग टीम की तरफ मूव करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझें। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट न करे।
इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो वो तब तक स्टिल रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स पुश या पुल न करे। अगर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कोई फोर्स उसको स्लो न करे, फास्ट न करे या उसकी डायरेक्शन चेंज न करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्टेडी मूव कर रहा है तब भी उस पर फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज नहीं होती। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो ये ट्राई करते हैं। अपने दोस्त से बोलो कि एक प्लास्टिक की बॉल और एक रबर की बॉल को सेम हाइट से गिराए। दोनों बॉल्स को पकड़ो। कौन सी बॉल पकड़ना ज़्यादा आसान था? क्यों? अपने दोस्त से बोलो कि एक बॉल को धीरे स्पीड से तुम्हारी तरफ फेंके। उसे पकड़ने की कोशिश करो। अब अपने दोस्त से बोलो कि वही बॉल को एक तेज स्पीड से फेंके। फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करो। कौन सी बॉल पकड़ना ज़्यादा आसान था? क्यों? फोर्स और मोमेंटम को समझना। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो इम्पैक्ट उसकी मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी या ज़्यादा तेज होते हैं वो ज़्यादा फोर्स के साथ टकराते हैं। न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को मोमेंटम का नाम दिया। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम, जो कि लेटर P से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट की मास जिसे m लिखते हैं और वेलोसिटी जिसे v लिखते हैं का प्रोडक्ट होता है। इसका एक मैग्नीट्यूड होता है जिसका मतलब है कि इसका एक साइज होता है और एक डायरेक्शन होती है। मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन की सेम होती है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI सिस्टम में मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS सिस्टम में मोमेंटम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है किसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण तो उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। कितना फोर्स चाहिए मोमेंटम चेंज करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि ये चेंज कितनी जल्दी हो रहा है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम के चेंज होने की रेट अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है और मोमेंटम का चेंज फोर्स की डायरेक्शन में होता है। इस लॉ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास डिनोटेड एज m है वो एक इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड एज u से मूव कर रहा है। अगर एक फोर्स F सेम डायरेक्शन में टाइम t तक लगाया जाए तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो जाती है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, जो कि m टाइम्स u होता है। फाइनल मोमेंटम इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी, जो कि m टाइम्स v होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि m टाइम्स v माइनस m टाइम्स u ऑल डिवाइडेड बाय t होता है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स एक्सेलरेशन डिनोटेड एज a, तो हम लिख सकते हैं फोर्स डिनोटेड एज F इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, जो कि m टाइम्स a होता है। इसका मतलब है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास और एक्सेलरेशन के। एग्जाम्पल, दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें डिफरेंट मास हो। अगर हम सेम फोर्स दो अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट्स पर सेम टाइम के लिए अप्लाई करें, जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, जो भारी ऑब्जेक्ट होगा वो धीरे मूव करेगा, लेकिन दोनों का टोटल मोमेंटम चेंज सेम होगा क्योंकि फोर्स दोनों पर इक्वली एक्ट कर रहा है। फोर्स के यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI यूनिट्स में फोर्स न्यूटन में मेजर होती है, जो कि N से रिप्रेजेंट की जाती है। एक न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड की एक्सेलरेशन देने के लिए चाहिए होती है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS यूनिट्स में फोर्स डाइन्स में मेजर होती है। एक डाइन वो फोर्स होती है जो 1 ग्राम को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड की एक्सेलरेशन देने के लिए चाहिए होती है। 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो ये ट्राई करते हैं। एक प्लास्टिक की बोट लो और उसके पिछले हिस्से में एक बैलून को फुलाओ और उसे उस होल के साथ अटैच करो। बोट को पानी में रखो और बैलून को छोड़ दो। जब बैलून से हवा बाहर निकलती है तो बोट के साथ क्या होता है? क्यों? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझना। हम पहले ही ये समझ चुके हैं कि फोर्स का ऑब्जेक्ट्स पर क्या असर होता है न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ मोशन के थ्रू। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आती हैं।
जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है। मतलब फोर्स कभी अकेली नहीं होती, यह हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच एक इंटरैक्शन होती है। जो फोर्स पहला ऑब्जेक्ट अप्लाई करता है उसे एक्शन फोर्स कहते हैं। जो फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट वापस अप्लाई करता है उसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं। हर एक्शन फोर्स के साथ एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होती है जो सेम टाइम पर होती है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. एक्शन और रिएक्शन दो तरह की फोर्सेस होती हैं। 2. ये हमेशा पेयर्स में होती हैं, एक बिना दूसरे के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। 3. एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक ही टाइम पर होती हैं। 4. ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सोचो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट ए का मास m1 है और ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट बी का मास m2 है और ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है। बिफोर कोलिजन एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट करने का तरीका ये है। कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम उसके मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, जो लिखा जाता है m1 टाइम्स u1। कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम उसके मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, जो लिखा जाता है m2 टाइम्स u2। अब मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट बी की वजह से ऑब्जेक्ट ए पर एक फोर्स लगता है जो F1 से डिनोट होता है और इससे ए की वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो जाती है। आफ्टर कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम उसके मास और फाइनल वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, जो लिखा जाता है m1 टाइम्स v1। न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक ऑब्जेक्ट ए भी ऑब्जेक्ट बी पर एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाता है जो F2 से डिनोट होता है, जिससे बी की वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो जाती है। कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम उसके मास और फाइनल वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, जो लिखा जाता है m2 टाइम्स v2। न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने पर मिलता है ऑब्जेक्ट ए पर लगने वाला फोर्स F1 है, जो ऑब्जेक्ट ए के मास और उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, जो लिखा जाता है m1 टाइम्स a1। ऑब्जेक्ट बी पर लगने वाला फोर्स F2 है, जो ऑब्जेक्ट बी के मास और उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, जो लिखा जाता है m2 टाइम्स a2। क्योंकि F1 नेगेटिव F2 के इक्वल होता है, हम इक्वेशन डिराइव करते हैं m2 multiplied by the difference of v2 and u2 is equal to negative m1 multiplied by the difference of v1 and u1। इसको रीअरेंज करने पर मिलता है m2 times v2 plus m1 times v1 is equal to m1 times u1 plus m2 times u2। इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहता है। एक ऑब्जेक्ट मोमेंटम लूज करता है जबकि दूसरा गेन करता है, लेकिन टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल, एक गन से बुलेट फायर करना। फायर करने से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में होते हैं, तो उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 होता है। फायर करने के बाद बुलेट फॉरवर्ड वेलोसिटी v1 से मूव करती है और गन बैकवर्ड वेलोसिटी v2 से मूव करती है। इस बैकवर्ड मूवमेंट को रिकॉइल कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने पर m1 टाइम्स v1 प्लस m2 टाइम्स v2 इक्वल 0। रीअरेंज करने पर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मिलती है v2 इक्वल्स नेगेटिव m1 डिवाइडेड बाय m2 टाइम्स v1। क्योंकि गन का मास बुलेट से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी रिकॉइल वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से काफ़ी कम होती है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।